चुनाव आयोग अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 सब क्लास 2 के अनुसार अनुच्छेद 324 सब क्लास 2 के अनुसार अनुच्छेद 324 सब क्लास 2 के अनुसार अनुच्छेद 324 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 324 सब क्लास 2 के अनुसार आर्टिकल 324 सब क्लास 2 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद आर्टिकल 324 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 324 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 324 सब क्लास 2 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 के अकॉर्डिंग मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जो भी पहले हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रीति पर हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रीति पर हटाया जाता है। इनको भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की रीति पर इनको हटाया जाता है। की रीति पर इनको हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति को संबोधित करता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को करता है, संबोधित करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दो निर्वाचन आयुक्तों को और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के समान वेतन, न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को ईसीआई सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जाता है। ईसीआई को प्रत्येक सदन में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जाता है। ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, निर्वाचन आयोग को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रत्येक 2/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान रीति साबित कदाचार एवं असमर्थता की स्थिति में, निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श पर हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ईसीआई के निर्वाचन आयोग के परामर्श से हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर हटाता है, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ईसीआई के परामर्श पर हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ईसीआई के परामर्श पर हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ईसीआई के परामर्श पर हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति ईसीआई के परामर्श पर हटाता है। अनुच्छेद 243 के एवं अनुच्छेद 243 ZA के तहत अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव
अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के अनुसार नगर पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव शेयर कराता है। नगर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के तहत आर्टिकल 243 की और 243 जेड ए के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन व विलय से संबंधित विवाद को भी निपटाता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन व आदेश के अंतर्गत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के आपसी विवाद को भी निपटाता है। संबंधित विवाद को राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को भी निपटाता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से राजनीतिक विभाजन और विलय संबंधी विवादों को निपटाता है। राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय संबंधी विवादों को निपटाता है। राजनीतिक दलों के विभाजन विलय तथा विभाजन संबंधी विवादों को निपटाता है। राजनीतिक दलों के विलय तथा विभाजन संबंधी विवादों को निपटाता है। लोकसभा राज्यसभा के चुनावों की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा
चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। जबकि विधान परिषद के लिए अधिसूचना राज्यपाल अथवा प्रशासक जारी करता है। जबकि विधानसभा अथवा विधान परिषद से संबंधित चुनाव की सूचना राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल अथवा प्रशासक जारी करता है। जबकि विधानसभा अथवा विधान परिषद की सूचना लोकसभा अथवा राज्यसभा की सूचना की चुनाव की सूचना संबंधी सूचना चुनाव संबंधी लोकसभा अथवा राज्यसभा चुनाव संबंधी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। जबकि विधानसभा और विधान परिषद चुनाव संबंधी सूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, जबकि दल बदल आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष सभापति करते हैं। आर्टिकल 103 के अनुसार आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अयोग्यता संबंधी निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है कि सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सांसदों की योग्यता अयोग्यता आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। जबकि दल बदल आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय स्पीकर करता है या सभापति करता है। स्पीकर या सभापति करता है। जबकि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी निर्णय स्पीकर अथवा सभापति करता है। स्पीकर या सभापति करता है। स्पीकर या राज्यसभा सभापति करता है। लोकसभा स्पीकर अथवा राज्यसभा सभापति करता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया।
न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने संबंधी के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। अयोग्य करार दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। आरपीए एक्ट 1951 के तहत राज्य प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 2 वर्ष से अधिक की सजा पर अगले 6 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अयोग्य घोषित किया जाता है। 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चुनाव लड़ने पर राज्य प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अपराधी घोषित 2 साल से अधिक की सजा पर अगले 6 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल से अधिक की सजा पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए अगले 6 साल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है, जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है, जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होता है। चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है।
आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित होती है। निर्मित होती है। जो राजनीतिक दलों के लिए बाध्यकारी होती है। जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होती है। जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होती है। चुनावी घोषणा के तुरंत बाद यह प्रभावी हो जाती है। चुनावी घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाती है। चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाती है। आदर्श आचार संहिता की निर्मित करती है, निर्वाचन आयोग करती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। जो राजनीतिक दलों के लिए बाध्यकारी होती है। जो राजनीतिक दलों के लिए बाध्यकारी होती है। जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होती है। चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाता है। होते ही यह प्रभावी हो जाता है। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक विधिक अधिकार है। एक विधिक अधिकार है। 61वें संशोधन 1988 द्वारा 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा 61वें अमेंडमेंट एक्ट 71st अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें संविधान संशोधन 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। इसका प्रयोग 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। 88 द्वारा कर दिया गया और इसका पहली बार प्रयोग 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। इसका प्रयोग 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। पहली बार इसका प्रयोग 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। पहली बार इसका प्रयोग पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया। इसका प्रयोग पहली बार 1989 में 9वें लोकसभा चुनाव में किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में से 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं।
96 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अधिनियम द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 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 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में 91 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किया गया। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। यह संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कुछ संशोधन किए गए। यह संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर किया गया। यह संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर किया गया। यह संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर किया गया। नवीन संशोधन किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव प्रत्यादिष्ट यानी कि रद्द नहीं होगा। इसमें ये कहा गया कि किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव नष्ट नहीं होगा, चुनाव रद्द नहीं होगा, चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा। किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होगा। किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होगा। नवीन संशोधन किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होगा। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी प्रत्याशी की मृत्यु के बाद जो है चुनाव रद्द नहीं होगा। मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं होगा। कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रीय ध्वज संविधान के अपमान के अपराध में दोष सिद्ध होने की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल की चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में दोष सिद्ध होने की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल की चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान में अपराध में
राष्ट्रीय ध्वज संविधान के अपमान के अपराध में दोषी पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। 6 साल तक संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य होगा। राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में दोष सिद्धि पर संसद के राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में दोष सिद्धि पर राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में दोष सिद्धि पर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक जो है कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के तहत अनुच्छेद 82 के तहत संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के तहत संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। संसद विधि बनाकर गठित किया जाएगा। आर्टिकल 82 के तहत संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 82 के तहत संसद विधि बनाकर गठन करेगी। संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार गठन करेगी। संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। आर्टिकल 82 के अनुसार संसद का गठन विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 82 के तहत संसद का गठन विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार करेगी। संसद का गठन विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अनुसार संसद का गठन केंद्र सरकार विधि बनाकर करेगी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद का गठन केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद का गठन केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद का गठन केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद का गठन केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद का गठन केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल 82 का गठन आर्टिकल 82 संसद का गठन आर्टिकल 82 संसद का गठन आर्टिकल 82 के अनुसार संसद का गठन केंद्र सरकार द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी
किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश लोकसभा अथवा परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो कोई नहीं किया जा सकता है। कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश को लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा में रखे जाते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक 5 बार गठित हो चुका है। परिसीमन आयोग अब तक 5 बार गठित हो चुका है। अब तक 5 बार गठित हो चुका है। परिसीमन आयोग अब तक 5 बार गठित हो चुका है। परिसीमन आयोग अब तक 5 बार गठित हो चुका है। 1952, 1963, 1973, 52, 63, 73, 2002, 2020। 52,
6373 2002-2020, 526373 2002-2020। अब तक पारिसीमन आयोग 5 बार गठित हो चुका है। 526373 2002-2020, अब तक 5 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है। 5263 2002-2020, अब तक 5 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है। 5263 2002-2020, 5263 2002-2020 गठित हो चुका है। अब तक 5 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है। 1952 63 2002-2020, 1952 63 2002-2020, 1952 63 2002-2020, 1952 63 2002-2020, 1952 63 2002-2020, 1952 63 2002-2020। अब तक 5 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुका है। 1952 73 2002-2020, 1952 73 2002-2020, 1952 73 2002-2020, 1952 73 2002-2020, 1952 73 2002-2020, 1952 73 2002-2020। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है, जैसे यूएसए, यूके। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है, जैसे यूएसए और यूके, जैसे यूएसए और ब्रिटेन, जैसे यूएसए और ब्रिटेन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। द्विदलीय प्रणाली में यह व्यवस्था असफल है, विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व दिखाती है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को निश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। द्विदलीय व्यवस्था में यह विफल है। द्विसदनीय व्यवस्था में यह विफल है। द्विदलीय प्रणाली वाली 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 व्यवस्था में यह विफल है। जैसे यूएसए और ब्रिटेन। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बनाया गया। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बनाया गया, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। 1990 तक ही पुनः 1990 तक चला, फिर पुनः 1 अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो वर्तमान तक है। पुनः 3 सदस्यीय बनाया गया। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बनाया गया, 1990 तक ही। पुनः 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो वर्तमान तक है। पुनः 1999 में
3 सदस्यीय बनाया गया, जो अभी तक है। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बनाया गया। पुनः 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो वर्तमान तक है, 1990 तक ही। पुनः अक्टूबर 1993 में अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया। अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो वर्तमान तक है, 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया। 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो 90 तक चला। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो 90 तक चला। पुनः 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया, जो अब तक है, जो वर्तमान तक है। प्रथम चुनाव आयुक्त मुख्य सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 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 सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 से 58। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 से 58। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 1950 से 58 सुकुमार सेन थे 1950 से 58। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 से 58। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 से 58। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। 26 नवंबर 90 से 11 दिसंबर 1990 तक। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी। 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 प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन राष्ट्रीय दल हेतु शर्तें। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन आदेश राष्ट्रीय दल हेतु शर्तें। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल हेतु शर्तें। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश। निर्वाचक प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन राष्ट्रीय दलों हेतु शर्तें। लोकसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। लोकसभा में राष्ट्रीय दल हेतु शर्तें जो हैं, लोकसभा में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त कम से कम 4 सीटें प्राप्त और कम से कम 4 सीटें प्राप्त। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 या उससे अधिक स्टेट में वैध मतों का 6%। लोकसभा राष्ट्रीय दल हेतु लोकसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्लस 4 सीटें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक स्टेट्स में 6% वोट प्लस कम से कम 4 सीटें 6% वोट प्लस 4 सीटें प्लस कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। 6% वोट 4 लोकसभा राज्यों से कम से कम 6% वोट और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। राष्ट्रीय दल प्राप्त करने हेतु 4 या उससे अधिक स्टेट्स में लोकसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक स्टेट्स में कम से कम 6% वोट और कम से कम 4 से अधिक सीटें प्राप्त हों। कम से कम 4 से अधिक लोकसभा सीटें प्राप्त हों। 4 से अधिक स्टेट्स में 6% वोट 4 से अधिक स्टेट्स में वैध मतों का 6% वोट 6% मत प्राप्त हो। वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा, लोकसभा चुनाव में कुल सदस्य संख्या 543 का 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से हों। लोकसभा चुनाव में दूसरी शर्त, लोकसभा चुनाव में कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और ये भी दोनों सीटें जो है 3 स्टेट से प्राप्त हों और ये दोनों सीटें कम से कम 3 स्टेट से प्राप्त हों और ये दोनों सीटें कम से कम 3 स्टेट से प्राप्त हों। 2% सीटें कम से कम 3 स्टेट से प्राप्त हों, 3 स्टेट्स से प्राप्त हों और 2% सीटें कम से कम 3 स्टेट्स से प्राप्त हों। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 स्टेट्स में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 स्टेट्स में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की
मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो और उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। लोकसभा चुनाव में कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो और वो 2% कम से कम 3 स्टेट्स से हो। लोकसभा सीटों का कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों और वो 2% सीटें कम से कम 3 स्टेट्स से हों। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। क्षेत्रीय दल हेतु शर्तें विधानसभा चुनाव में वैध मतों को न्यूनतम 6% प्लस न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों। विधानसभा चुनाव का कम से कम 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। क्षेत्रीय दल हेतु शर्तें विधानसभा चुनाव में वैध मतों का न्यूनतम 6% प्लस न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों। न्यूनतम 6% वोट तथा 2 सीटें प्राप्त हों। क्षेत्रीय दल की मान्यता हेतु विधानसभा चुनाव का 6% मत अथवा 2% सीटें प्राप्त हों। 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। विधानसभा चुनाव में वैध मतों का न्यूनतम 6% मत तथा 2 सीटें प्राप्त हों। क्षेत्रीय दल का दर्जा है तो विधानसभा चुनाव में 6% मत तथा 2 सीटें प्राप्त हों। कम से कम 2 सीटें प्राप्त हों। 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। विधानसभा चुनाव में वैध मतों को न्यूनतम 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। 6% मत और 2% सीटें प्राप्त हों। विधानसभा चुनाव का 6% मत तथा 2% सीटें प्राप्त हों। लोकसभा चुनाव में वैध मतों का न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 1 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा अगर लोकसभा चुनाव में 6% मत और कम से कम 1 सीटें अगर पा लेता है तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% मत अथवा कम से कम 2% 6% मत अथवा 1 सीटें प्राप्त कर लेता है तो लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% मत एवं न्यूनतम 1 लोकसभा सीटें। लोकसभा चुनाव का 6% मत और 1 लोकसभा सीटें। लोकसभा चुनाव का कम से कम 6% मत अथवा और 1 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। 6% मत लोकसभा चुनाव का 6% मत और कम से कम 1 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। 1 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। विधानसभा की न्यूनतम 3% सीट अथवा न्यूनतम 3 सीट जो भी ज़्यादा हो विधानसभा की न्यूनतम 3% सीट विधानसभा की न्यूनतम 3% सीट अथवा 3 सीट जो भी ज़्यादा हो 3% सीट अथवा न्यूनतम 3 सीट जो भी ज़्यादा हो 3% वोट होगा मुझे लग रहा है। हाँ 3% विधानसभा की न्यूनतम 3% मत और न्यूनतम 3 सीट जो भी ज़्यादा हो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त हो या फिर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 8% मत प्राप्त हो या लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कम से कम 8% मत प्राप्त हो। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 8% मत प्राप्त हो
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त हो तो भी क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा, तो भी क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 8% अगर वोट प्राप्त है तो भी लोकसभा का दर्जा प्राप्त कर लेगा, लोकसभा का दर्जा प्राप्त कर लेगा। लोकसभा अथवा विधानसभा में अगर 8% वोट प्राप्त है तो भी क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, एनसीपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 6 राष्ट्रीय दल की पार्टी हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2019 में, और आम आदमी पार्टी 2023 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर सीपीआई मार्क्सवादी, और फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 2019 में प्राप्त की है और आम आदमी पार्टी 2023 में। राष्ट्रवादी पार्टी का दर्जा मिला है इनको, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है इनको। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। एनसीपी, सीपीआई, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दल दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा वापस लिया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? भीमराव अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक 1936 में भीमराव अम्बेडकर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना
भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। लेबर पार्टी की गठना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। राजनीतिक दल स्थापना वर्ष सीपीआई 1925, सीपीआईएम 1964, सीपीआई 1925, सीपीआईएम 1925, सीपीआईएम 1964। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1900, माकपा कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964। सीपीआई 1925 और सीपीआईएम 1964, सीपीआई 1925, 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 सीपीआईएम 1964, 64। एडीएमके 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 1972, तेलुगु देशम 1982, एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, आई ऑल इंडिया एडीएमके एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, ऑल इंडिया एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, ऑल इंडिया एडीएमके 1972 और तेलुगु देशम 1982, तेलुगु देशम 1982, डीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, तेलुगु देशम 1982, एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, एडीएमके 1972, तेलुगु देशम 1982, तेलुगु देशम 1982, एडीएमके 1972, 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 तेलुगु देशम 1982। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, समाजवादी पार्टी 1993, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, समाजवादी पार्टी 1992, बहुजन समाज पार्टी 1984, बहुजन समाज पार्टी 1984, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984।
ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय दल, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, रहने दे रहा हूँ ये बाद में।